हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका कैलेंडर देखते हुए 3 दिन बाकी है जनाब सालगिरह के। तभी अभय उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। 1 साल होने वाले हैं शादी को और यह रोमांस करने की आदत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। प्रियंका ने उसके हाथ कमर से छुड़ाते हुए कहा, अजी आपका सौंदर्य भी तो दिनों दिन आसमान पर चढ़ता ही जा रहा है, फिर हमारी नादानियां तो बढ़ेंगी ही। और उसे ज्यादा जकड़ लेता है। अरे छोड़ो भी, ये बताओ क्या गिफ्ट दोगे सालगिरह पर? बड़ा सरप्राइज है, टाइम पर ही बताऊंगा। अच्छा जी, चलो टाइम पर ही देखते हैं। और ये चेन तुम गले में कब तक पहनी रहोगी? अब तो मंगलसूत्र आ गया है इसकी जगह। अरे तुमको इससे क्या, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है। अरे दिखाओ तो खोलकर। फोटो वही है इस लॉकेट में या बदल दी? खोलकर देखते हुए, अरे ये तो वही है। बदल दो ना अब इन तस्वीरों को, शादीशुदा वाली लगा लो। नहीं लगाऊंगी, इसे देखते ही मुझे हमारे शादी से पहले वाले रोमांस वाले दिन याद आ जाते हैं। और मेरा वही नटखट अभय भी। बड़ा सुकून मिलता है इस फोटो को देखकर। ये तो मेरा गुरूर है। इस चैन को तो मैं जिंदगी भर ना उतारूं। ठीक है मेरी अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रियंका तभी किचन से आवाज आती है। अरे छोड़ो माँ जी, आवाज लगा रही है। और छुड़ाकर वो भाग जाती है। कहाँ रह गई थी? अभय को काम के लिए देर हो जाएगी, उसका लंच पैक कर दे। और तुम्हें भी तो आज जल्दी जाना है काम पर। अरे मैं तो भूल ही गई थी। और टिफिन पैक करने लगती है। आज प्रियंका और अभय की शादी की सालगिरह है। प्रियंका काम से जल्दी वापस आ गई थी। उसने भी अभय के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। आज वो बहुत खुश थी। अभय ने दुनिया भर की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थी। वो घर सजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पूरा घर सजावट से जगमगा रहा था। अभय और संबंधियों का इंतजार था। कान में ईयरफोन लगाकर सजावट के काम में इतना बिजी हो गई थी वो कि आसपास क्या हो रहा है उसकी भी सुध नहीं थी उसे। काम निपटा कर रेस्ट करने के लिए धड़ाम से सोफे पर बैठी और सोचने लगी, अम्मा जी के बाजार से आने से पहले ही तैयार हो लेती हूँ, नहीं तो फालतू की चिक चिक करेंगी। टीवी चलाकर न्यूज चैनल लगाया और एक क्या दहशत भरी खबर, शहर के नजदीक वाले सबसे बड़े बांध पर किसी ने बम लगा दिया था और बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। पानी आसपास के क्षेत्र में बड़ी तेजी से फैल रहा था। वो किसी अनजान डर से सहम गई। उसके हाथ पांव फूल गए। वो भागी भागी छत पर गई। लोगों में दहशत मची हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग मकानों की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़े हुए थे। वो भाग कर नीचे गई। टीवी में बोला जा रहा था कि पानी उनके शहर के अंदर प्रवेश कर गया है और जल्दी ही पूरे शहर को कवर करेगा। और तभी बिजली भी चली गई। उसका फोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट भी ठप था। उसे अभय और अम्मा जी की फिक्र सता रही थी। वो भागी भागी बाहर गई। आनन फानन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने दूर से देखा 15 फुट की ऊंचाई वाला जल दैत्य उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही क्षण सबको अपनी आगोश में लेता हुआ वो दैत्य सब कुछ समेटता हुआ सबको निगल जाता है। प्रियंका की जब आँख खुली तो उसने खुद को एक ऊंचे स्थान पर भीगी हालत में पाया। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे और एक औरत उसके पेट से पानी निकाल रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही भयावह दृश्य था। वही ध्वस्त होता परिवेश दिखाई दे रहा था। उसके कानों में अब भी लोगों का वही क्रंदन, वही चित्कार की ध्वनि गुंजायमान थी। अचानक वो सन से खड़ी हुई और अभय अभय अम्मा अम्मा चिल्लाने लगी। तभी वहाँ खड़े लोगों ने उसको संभाला कि शांति रखो। ये एक रेस्क्यू टीम थी और एक कोई हिल स्टेशन जैसा क्षेत्र प्रतीत हो रहा था। यहाँ सिर्फ विलाप और रुदन की ध्वनियाँ ही संपूर्ण वातावरण में गूंज रही थी। आधुनिक सभ्यता के शोर का लेस मात्र भी कहीं आता पता ना था। बस एक हेलीकॉप्टर था जो बार बार वहाँ आ जा रहा था और कपड़ों और भोजन के पार्सल नीचे फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मनुष्य के शब्द होने या नगरीकरण की शुरुआत से पहले का समय हो। टीम के एक सदस्य ने बताया कि देखो, यहाँ तुम्हारे ही जैसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग नंगे बदन जमीन पर लेटे थे। उनके पेट पर प्लेट रखी गई थी ताकि जायजा लेने वाले हेलीकॉप्टर में बैठी टीम के सदस्य उनकी खाने की जरूरत के बारे में समझ पाए। उसने लोगों की चित्कार भरी आवाजें सुनी। अरे यह कैसी नई दर्दनाक दुनिया थी।
ना किसी के पास अपने परिजनों की फोटो थी जिससे कि उन्हें ढूंढा जा सके, ना किसी के पास मोबाइल फोन, ना यहाँ इंटरनेट, ना डाक तार की कोई सुविधा। सारा कुछ इस त्रासदी से छिन्न भिन्न हो गया था। अचानक उसे अपने गले में पड़ी चैन याद आई। उसने देखा वो सुरक्षित थी। उसने उसके लॉकेट को खोलकर देखा, तस्वीर अभी भी सही सलामत थी। तस्वीर देखकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। घायल हिरनी की भांति अभय अभय करते हुए भाग भाग कर शिविर के एक एक व्यक्ति का मुंह उठाकर देखने लगी। उसके सीने में एक भूख सी उठ रही थी। बचाव टीम उबले हुए चावल बांट रही थी। लोग अपनी भूख शांत करने के खातिर उन चावलों के ऊपर कुत्तों की भांति टूटने लगे। हाय रे जिंदगी, तुझे ऐसे भी जीना पड़ेगा। उसके मुख से एक ठंडी सांस निकल गई। जब से अभय उसके जीवन में आया था, उसके बिना जीने की उसने कभी कल्पना भी ना की थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने उसको त्रासदी से अप्रभावित अन्य शहरों के लोगों द्वारा दान किए गए कपड़ों की एक जोड़ी दी। वो जेंट्स के कपड़े थे। ये वो समय था जहाँ कपड़े की संरचना मायने नहीं रखती थी। स्त्री पुरुष बिना किसी ओट या आड़ के अपने कपड़े बदल रहे थे। यहाँ वासना किसी की आंखों में तो क्या, किसी के हृदय तक में भी ना थी। ये आपदा सभी व्यसनों को भी अपने साथ ले गई थी। उसने भी ऐसे ही सबके सामने बदल लिए कपड़े। उसने टीम को अभय की फोटो दिखाई और कहा कि ये मेरे पति हैं, इनके बारे में पता कीजिए प्लीज। टीम ने फोटो को देखा और कहा कि डोंट वरी मैडम, हम आपके पति को तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। आप शांति रखिए, वो जरूर मिल जाएंगे। आखिर भूखी कब तक रहती? अभय से मिलना है तो जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, और जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। उसने भी कुछ चावल अपने हाथ पर मांग लिए, क्योंकि वहाँ कोई बर्तन उपलब्ध नहीं था और सभी हाथ पर ही खा रहे थे। मन मसोस कर खाया। कुछ दिन लगे उसे संभलने में। बचाव केंद्र द्वारा और लोगों को शिविर में लाया जा रहा था और वो भी उनकी टीम में ही शामिल हो गई। वो घायल लोगों की मदद करती, खाना खिलाती, उनको सांत्वना देती। वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने प्रियजनों से बिछड़ गए थे और अकेले पड़ गए थे। ये अत्यंत पीड़ादायक था। सरकार से निरंतर सहायता की मांग की जा रही थी। अप्रभावित क्षेत्र वाले लोग भी अपने सामर्थ्य अनुसार अपना योगदान दे रहे थे। पानी में गाय, भैंसों, बकरियों और मृत लोगों के शव और टहनियां तैर रहे थे। चारों तरफ टूटे पेड़ और खंडहर नजर आ रहे थे। यह दृश्य आदर्शनीय था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बचाव टीम से प्रार्थना की कि वो जिस शहर की है वहां जाने की इच्छुक है, पर टीम के सदस्यों ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए सिटी की अवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जिस शहर की आप है वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। डैम टूटने के कारण सारा प्रदेश समतल हो गया है। वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और पानी अब भी बह रहा है। आप वहाँ नहीं जा सकती। प्रियंका को और ज्यादा अवसाद और पीड़ा ने घेर लिया। खैर, जैसे तैसे करके उसने अभय के मिलने की आस में अपने आप को संभाल लिया। वो बचाव टीम के साथ काम करती हुई अन्य शहरों में भी जाती। वहाँ भी हर चेहरे में अपना हमसफर, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी अभय को ही तलाशती। उसे अपने अन्य किसी रिश्तेदार की तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी थी। एक दिन वो टीम के साथ कुछ सामान लेने किसी अन्य त्रासदी से अप्रभावित शहर में गई। वहाँ उसने वहाँ के लोगों के हाथों में मोबाइल देखा। यहाँ इंटरनेट सेवा, रेडियो सेवा सब कुछ पहले की तरह ही संचालित थी। उसने कर्मियों को अपना लॉकेट खोल के दिखाया और गिड़गिड़ाते स्वर में बोली, ये मेरे पति हैं, बाढ़ में खो गए हैं, इनको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। उन्होंने अपने मोबाइल में वो फोटो ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी। डोंट वरी मैडम, आपके पति अगर जिंदा हुए तो जल्दी ही मिल जाएंगे। इस बात ने उसके सीने पर भाले सा प्रहार किया। वो लगभग चीखते हुए रुदनग्रस्त स्वर में बोली, मेरा अभय जिंदा है। मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? टीम के सदस्य उस अवसाद ग्रसित प्रियंका को खींचते हुए बाहर लाकर गाड़ी में बैठा जाते हैं। चलिए मैडम, हमें चलना है अब। आपके पति जल्दी ही मिल जाएंगे। भगवान पर विश्वास रखिए और अपना हौसला बरकरार रखिए। समय गुजरता रहा। पीड़ित लोगों ने अपने अपने जीवन से समझौता कर लिया था। सरकार द्वारा दी गई ग्रांट की राशि की मदद से असहाय महिलाओं के कुछ समुदाय बनाकर उन्हें रोजगार दिया गया। अभय का कुछ भी पता न चल पाया। प्रियंका भी एक हिल स्टेशन पर बेकरी वाले एक महिला समुदाय में शामिल हो गई और वहीं रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वो यहाँ पर डबल रोटी बनाती, केक बनाती, असहाय लोगों की सहायता करती। हर व्यक्ति जिससे भी उसकी भेंट होती सबसे अभय के बारे में पता लगाने की कोशिश करती। अभय को ढूंढने की यथासंभव कोशिश करती रहती। उसके अटूट प्रेम और विश्वास को यकीन था कि
उसका अभय अभी जिंदा है। उसने अपना सारा जीवन जो उसी के नाम लिख रखा था वो उसका अंतिम सांस तक इंतजार करेगी। यही अब उसका लक्ष्य बन चुका था। अभय के एकमात्र फोटो जो उसके लॉकेट में थी उसे ही देख देख कर वो इंतजार रूपी कठिन तपस्या करती रही। वो जानती थी कि एक न एक दिन उसे उसकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर सालों गुजर गए। इस दरमियान उसके संपर्क में आए लोगों, दूर शहर से आए पर्यटकों या जिस भी प्राणी से उसकी भेंट हुई में से ऐसा कोई भी नहीं था जिससे कि उसने अभय की चर्चा ना की हो। पर किसी से भी उसे कोई संतुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। सभी उसकी दुख भरी दास्तां सुनते, उसे सांत्वना देते, दिलासा देते, देकर चले जाते। क्या वह अभय का इंतजार करके ठीक कर रही थी? क्या उसने गलत राह चुनी थी? क्या उसे अभय को भूल जाना चाहिए था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी? क्या उसकी तपस्या उसको सही दिशा में ले जा रही थी? जी हाँ, तपस्या तो वो शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक दे। आखिरकार 20 वर्ष बाद उसकी तपस्या ने अपना रंग दिखाया। अचानक एक दिन जब दुकान बंद करने का टाइम हो रहा था तभी लड़कों के एक झुंड ने उसकी दुकान में प्रवेश किया। ये एक स्कूल के विद्यार्थियों का झुंड लग रहा था। उस ग्रुप में 17-18 वर्ष का एक लड़का था जो रंग रूप में, नए नक्श में, चाल ढाल में अभय का प्रतिरूप लग रहा था। प्रियंका ने उस लड़के को देखा और इसी तरह बस एकटक देखे ही जा रही थी, जैसे सदियों से अतृप्त नेत्रों की प्यास बुझा रही हो। आंटी, बटर केक मिलेगा क्या? एक लड़के के पूछने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। वो वर्तमान में आई। वैसे तो वो केक नहीं था उसके पास जो उनको चाहिए था, फिर भी उसने कहा कि हाँ बैठो बेटा, जरूर मिलेगा। बैठो, इधर चेयर पर बैठो। बातों बातों में उसने उस लड़के से भी बात की जो अभय जैसा दिख रहा था। उसकी आवाज भी उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। उन सभी को भी प्रियंका के प्रति आत्मीयता का भाव महसूस हुआ क्योंकि वो उसे बहुत ही ममतामयी और मिलनसार तरीके से पेश आई। या यूँ कहिए, लोगों की सहायता करते करते वो ऐसे व्यवहार की आदी हो चुकी थी। प्रियंका ने उनके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहा। उनकी वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि वो विद्यालय की तरफ से अपने अध्यापक के साथ भ्रमण के लिए इसी हिल स्टेशन पर आए हैं और अभी 2 दिन और रुकेंगे इधर। वो उनके बारे में, विशेषकर उस लड़के के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छुक थी, पर वो जल्दी में थे, विद्यार्थी थे और रात बहुत हो चुकी थी। अगर अनुशासन के विरुद्ध जाते तो अध्यापक द्वारा सजा दी जा सकती थी। प्रियंका ने ज्यादा ही जोर देते हुए कहा कि कल मुझसे जरूर मिलना। और बटर केक नहीं था, स्पंज केक पैक किया है, नहीं तो जाकर बोलो आंटी ने धोखा किया। वो मुस्कुरा दिए। इतने सत्कार से तो वे कोई भी केक खा लेते। प्रियंका ने केक के पैसे भी ना लिए, बोली इकट्ठे ही दे देना, बाद में भी तो आओगे। वो उनको दोबारा दुकान पर आने के लिए मौका दे रही थी ताकि उस अभय जैसे दिखने वाले लड़के से संबंधित सारी बात जान पाए। उन्होंने कहा आंटी जरूर आएंगे और चले गए। वर्षों बाद वो आज उत्साह से भर गई थी। उसका मन नाच रहा था, झूम रहा था। किसी अनजान खुशी के मिलने की इंतजार में उसे सारी रात नींद न आई। उसे यकीन था कहीं न कहीं वो लड़का अभय से संबंधित जरूर है या फिर भगवान का करिश्मा। अगले दिन वो सब कुछ पूछ लेगी। उसको उसके आज तक के सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। उत्सुकता वश अगले दिन सुबह जल्दी ही दुकान खोल ली थी प्रियंका ने, पर वे नहीं आए। दुकान पर पर्यटकों की भीड़ रोज की तरह ही लगी रही। सारा दिन काम करते करते भी उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी रही। कहीं घूमने में व्यस्त हो गए होंगे बच्चे, उसने सोचा। अपने मन को तसल्ली दी। शाम को उनके इंतजार के कारण दुकान भी देर से बंद की और ये सोचकर सोई कि लड़के 2 दिन है यहाँ, जरूर कल आ जाएंगे। अगले दिन का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन वो दुकान पर गई, अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गई। आखिरकार दोपहर को वो लड़कों का ग्रुप आया। वो टेबल के साथ लगी चेयर्स पर बैठ गए और दूहलवश प्रियंका उनकी भाग भाग कर सेवा करने लगी। उनसे इस तरह घुल मिल गई कि उनको भी वो अपनी सी प्रतीत हुई। उसने मौका देखकर अभय जैसे दिखने वाले लड़के से वार्तालाप शुरू की। उस लड़के की बातों से पता चला कि उसका नाम गणेश है। उसने अपने गांव का नाम भी बताया। उसके माता पिता के बारे में पूछने पर उनके बारे में बताया कि वो दोनों समाज सेवी है। उसने कहा मेरे पिताजी ने अपने ज्ञान से हमारे गांव को रोशन कर दिया है। कई संस्थाएं भी चलाई हैं और लोगों को जागरूक करके उनकी गरीबी व अनपढ़ता को भी दूर किया है। मेरी माताजी भी उनका पूर्ण सहयोग करती हैं। वो उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसे यह समझने में देर न लगी कि उस लड़के का पिता उसका अभय ही है। फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए उसने पूछा
क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो उसने बताया अभय शर्मा। अभय शर्मा प्रियंका के मुंह से अनायास ही निकल गया। जी हाँ, और मैं गणेश शर्मा। वो सन्न रह गई। ये सुनने के बाद उसके कान में सन्नाटा पसर गया। तरह तरह के विचार आने लगे। क्या कमी थी अभय मेरे प्यार में कि तुमने दूसरी शादी कर ली? मुझे ढूंढा तक नहीं। क्या कारण था कि मेरा इंतजार तक नहीं किया? क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाली मिल गई तुम्हें? क्या इतना ही प्यार था तुम्हारे मेरे प्रति? ना जाने कितने ही ऐसे सवाल उठ रहे थे उसके मन में, पर इन सवालों के उत्तर तो अभय से मिलने के बाद ही मिल सकते थे। इसलिए उसने अपने आप पर संयम रखने की चेष्टा की, क्योंकि अपने सवालों के जवाब पाने के लिए शांति रखने जैसा बर्ताव करना जरूरी था। और झूठा मुंह बनाते हुए शांत स्वर में बोली, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। मैं इतना प्रभावित हुई हूँ आपके माता पिता के सामाजिक कार्यों से कि एक बार मिलना जरूर चाहूंगी उनसे। उन्होंने बताया कि वो आज शाम को ही वापस जा रहे हैं। आप हमारा पता ले लीजिए और आ जाइएगा हमारे गांव में जब भी मन करे। गांव पहुंचे किसी से भी पूछ लीजिएगा मेरे पापा के बारे में। उनका नाम सुनकर कोई भी आपको खुशी खुशी से हमारे घर तक पहुंचा देगा। गणेश बोला, पर अब प्रियंका को और इंतजार नहीं करना था, यह उससे नहीं हो पाएगा। उसने कहा, बेटा अगर तुम्हारे टीचर को संकोच ना हो तो अभी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगी। मुझे बहुत उत्सुकता है उनसे मिलने की। बाद में ना जाने क्या हो, और मेरे पास इस समय में ज्यादा काम भी नहीं है। जी हम सर से बात करके आपको बता देंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए। अगर सर ने हाँ कह दी तो हम आपको बता देंगे। आप तैयार रहना शाम तक। उसके अध्यापक को उसके साथ चलने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और मन में एक आस लिए उनके साथ रवानगी की। सफर बहुत लंबा था। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया। कुल 2 दिन लगे। एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर ग्रुप के सभी सदस्यों ने आपस में अलविदा कहा और अपने अपने अलग मार्ग पर अग्रसर हो लिए। प्रियंका और गणेश ने भी सभी साथियों और अध्यापक को अलविदा कहा और अगले गंतव्य के लिए साधन खोजने लगे, क्योंकि गणेश का गांव अभी भी बहुत दूर था। काफी मशक्कत के बाद उनको एक साधन मिल ही गया। कुछ घंटों बाद गणेश ने सवारी को रुकवाया और वो उन्हें एक मुख्य मार्ग पर ही उतार गया। यहाँ तो कहीं कोई गांव नहीं है गणेश, प्रियंका ने कहा। आंटी, मेरे गांव तक कोई साधन नहीं जाता। अब हमें दूर कुछ पैदल ही चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, और पगडंडी के रास्ते हो लिए। मेरे पिताजी भी समाज सेवियों से मिलने को सदा आतुर रहते हैं। वो आपसे मिलकर भी बहुत ही खुश होंगे, देखना। मैं भी उनकी वही खुशी देखना चाहती हूँ। क्या? कुछ नहीं। गणेश रास्ते भर बातें करता चलता जा रहा था। उसको नहीं खबर गणेश उसे क्या क्या बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसे बहुत लुभा रही थी। खैर आखिरकार एक निश्चित समय पर वो गणेश के साथ उसके घर पहुंच ही गई। एक छोटा सा घर, पर गांव के दूसरे घरों के मुकाबले पक्का था। अंदर गई। घर पर उस समय कोई नहीं था। घर में सामान ज्यादा नहीं था, पर सब कुछ सुसज्जित, सुव्यवस्थित व तरतीब से लगाया गया था। घर की औरत अनुशासनशीला प्रतीत होती थी। गणेश को भी अच्छे संस्कार दिए थे उसने। आंटी, आप पानी पिएंगी? गणेश पानी लिए खड़ा था। प्रियंका ने पानी पिया। गणेश अंदर चला गया। अचानक प्रियंका ने दीवार पर एक तस्वीर देखी, जिसमें अभय, एक औरत और गणेश था। ये देखते ही उसके संपूर्ण शरीर में बिजली सी कौन गई। उसे ऐसे लगा मानो उसका पूरा शरीर एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया हो। उसने वो तस्वीर उतारी और एक टक देखने लगी। गुस्से के कारण उसे तोड़ने की हुई। अचानक गणेश बाहर आया। उसने उसे पल्लू में छिपा ली। आंटी, मैं पड़ोस वाली दीदी से पूछ कर आता हूँ मम्मी पापा के बारे में कि वे कहाँ गए हैं। वैसे उनका किसी न किसी काम से बाहर जाना लगा ही रहता है। ठीक है, प्रियंका ने कहा, और वो वहीं बैठ गई। वो ऐसे ही कमरे को देख रही थी कि उसका ध्यान कोने में रखी एक किताब की ओर गया। उसने उठकर किताब हाथ में पकड़ी ही थी कि तभी गणेश बाहर से आ गया। उसने कहा, आंटी, वे 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तब तक रेस्ट कर लो। आपको कुछ चाहिए तो बता देना। प्रियंका बोली, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना, मैं बना दूंगी। उन्होंने ठाका लगाया। अरे आंटी जी, ये बुक ये तो पापा की है, हिंदी में है, हमको पढ़नी नहीं आती। आप तो पढ़ सकती हो इसे, पढ़ लीजिए आप। इतने टाइम पास भी सही तरीके से हो जाएगा। क्या तुम्हारे पापा ने तुमको हिंदी नहीं सिखाई? हमारे गांव में कोई भी हिंदी नहीं जानता। सफर में थका होने के कारण वो कमरे से बाहर उसारे में पड़े तख्त पर लेट गया। प्रियंका ने लाल रंग की मोटी जिल्द वाली उस किताब को उठाया और अपनी जगह आकर बैठ गई। उसने मुख्य पृष्ठ को खोला। उस पर हाथ द्वारा बनाया गया अभय का छोटा सा एक पोर्ट्रेट चिपकाया गया था और पुस्तक का शीर्षक था, लौट आओ प्रियंका।
उसका रोआ रोआ खिल उठा अपना नाम पढ़कर। वो प्रफुल्लित हो उठी, उसके गाल लाल हो गए, नव यौवन स्फुटित हो गया। उसका अभय अब भी उसको प्रेम करता था। उसका अभय के प्रति विचार गलत साबित हुआ था। उसने एक किताब अपनी प्रियंका की यादों में उसके नाम लिखी थी। भाषा हिंदी थी, इसलिए छुपाकर नहीं रखी होगी ताकि कोई चाहकर भी न पढ़ पाए। उसने किताब पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। प्रियंका ने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्रिय प्रियंका, ये हमारी शादी की पहली सालगिरह का दिन था। मैं काम निपटाकर जल्दी ही घर के लिए निकल पड़ा था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था मैंने, पर ये क्या किस्मत को मंजूर ना था। कुदरत ने मेरे लिए ही सरप्राइज प्लान कर रखा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, पानी के बहाव ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब वहाँ खुली तो मैंने खुद को एक आदिवासी क्षेत्र में पाया। मैंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। मुझे उनकी भाषा का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने शरीर पर नाम मात्र के कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर घास फूस के एक बिस्तर पर लिटाया हुआ था। एक लड़की जिसको वो सरकी कहकर बुला रहे थे, मेरे माथे और पैरों पर लेप लगा रही थी। मेरे तन पर भी नाम मात्र के ही कपड़े थे। मेरे होश में आने के कारण उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। अचानक मैं उठ बैठा और प्रियंका प्रियंका चिल्लाने लगा। वो मेरी कुछ भी बात नहीं समझ पा रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की, पर ये क्या, मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पैर और मेरे हाथ निश्चल हो चुके थे। मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे करुणामयी दृष्टि से देखा और सांत्वनापूर्ण भाव से पुनः लिटा दिया। वो लड़की मेरे माथे पर फिर से लेप लगाने लगी। मुझे राहत महसूस हुई। ये लोग अनपढ़ और गरीब थे। शहरीकरण और आधुनिकता इनके पास दूर दूर तक न थी। मुझे बाद में पता चला कि मुझे 2 महीने बाद होश आया था। 1.5 वर्ष तक मैं ऐसे ही निसहाय हालत में पड़ा रहा। कई बार सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाऊं, पर मुझे विश्वास था कि मेरी प्रियंका मेरा इंतजार कर रही होगी। घर पर मेरे सरप्राइज का इंतजार कर रही होगी। वो मुझे कायर समझेगी और मैं अपने ठीक होने का इंतजार करने लगा। उस लड़की ने मेरी बहुत सेवा की। ऐसा लगा कि भगवान ने उसे सिर्फ मेरी सेवा के लिए ही पैदा किया हो। वो मुझे सहनशील, धैर्यवान और उज्ज्वला सी प्रतीत हुई। मैंने अपने लिए उसका नामकरण गीता कर दिया। गीता की 1.5 बरस की तपस्या और सेवा की लगन की वजह से अब मैं धीरे धीरे चलने लगा था। मेरे हाथ भी चलने लगे थे। इतने लंबे समय से उनके संपर्क में रहने के कारण मैं उनकी भाषा समझने लगा था, पर अभी सही तरीके से ठीक ना हुआ था। उसमें अभी समय था। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने गीता को कहा कि मैं प्रियंका के पास जा रहा हूँ। 2 साल में मैंने उसके सामने तुम्हारे न जाने कितने किस्से सुनाए होंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके आंसुओं का राज ना जान पाया, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। कच्चा इलाका होने के कारण सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। मैं जा ना सका। उस रात मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। कोई भी तरकीब मेरा बुखार काम करने के काम नहीं आ रही थी। मैं घास फूस पराली और नाम मात्र के कपड़ों में लिपटा सर्दी से कांप रहा था और बेसुध था। गीता से मेरी हालत देखी ना गई। उसने एकमात्र जोड़ी अपने कपड़ों की उतार कर मुझ पर ढक दिया, पर फिर भी कोई असर ना हुआ। मेरे शरीर को गर्माहट देने के लिए वो मुझसे सटकर लेट गई। जैसे हम दोनों सोते थे, तभी ना जाने मुझ पर कैसा आवेश सवार हुआ। खुमारी के आवेग में गीता को प्रियंका समझ बैठा और उसके साथ सहवास क्रीड़ा कर बैठा। मुझे अपनी इस बात का उस वक्त कुछ भी अंदेशा नहीं था। इस घटना से मैं अनभिज्ञ था। सुबह जैसे ही आँख खुली तो गीता रो रही थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बुखार ठीक होने के बाद मैं शहर की ओर चला, तुम्हें अपनी प्रियंका को ढूंढने। मुद्दत बाद शहर के वातावरण से अवगत हुआ। मेरी वेशभूषा पर सब हंस रहे थे। मैंने वहाँ कुछ मजदूरी का काम किया और अपने लिए कुछ आधुनिक कपड़े खरीदे। अपने शहर के बारे में जानकारी मिली तो पता चला वहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं सहम गया। मैं एक प्रेस में गया और तुम्हारी गुमशुदगी का इश्तहार छपवाने की बात कही। उसने कहा फोटो दे दीजिए सर, पर ये क्या, मेरे पास तो एक भी फोटो नहीं थी तुम्हारी। उसने कहा कि फोटो के बिना तो बात नहीं बनेगी, और वो भी 2 साल पहले की। प्रियंका तुम्हें तो पता है मुझे तो चित्रकला भी नहीं आती कि तुम्हारा चित्र बना देता और कॉपी कराकर जगह जगह लगा देता। एक आर्टिस्ट से मिला, उसने तुम्हारा चित्र बनाया, पर वो तुमसे मिलता जुलता नहीं था। इश्तहार दिया, इंटरनेट पर भी ढूंढा, पर तुम्हारा कुछ पता ना चला। यहाँ वहाँ मारा प्रियंका प्रियंका कहते हुए भटकता रहा। लोगों की तुम्हारे जिंदा रहने के बारे में गलत धारणा सुनते सुनते अपना जीवन नष्ट करने की बात सोची।
फिर सोचा कि भगवान ने मुझे क्यों बचाया जब मेरी प्रियंका ही ना रही। मुझे वो जगह याद आई जहाँ मेरी आँख खुली थी। मुझे लगा उस स्थान से मेरा कोई रिश्ता होगा। भगवान ने कुछ न कुछ सोच कर ही मुझे उस स्थान पर भेजा होगा। अचानक मुझे गीता की याद आई, उसकी सेवा की याद आई। तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना निर्दयी बना दिया था कि गीता की तपस्या देख ही ना पाया। उसके पास जाने का मन बनाया। कई महीनों बाद मैं इसी गांव में वापस आया, गीता से मिला। देखा गीता के हाथ में एक बच्चा था। उसने आंखों में आंसू भरकर उसको मेरे पैरों में रख दिया और बोली कि यह आपका बच्चा है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि उसकी बेटी को अपना ले। यहाँ भी कुंवारी माँ को गलत नजर से ही देखा जाता था। गीता अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार थी। उसने मुझे मेरी उस रात की भूल याद करवाई। मैं आत्मग्लानि से भर गया। सोचा कि मैंने एक क्या अनर्थ कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया प्रियंका। पढ़ते पढ़ते प्रियंका की आंखों से आंसू टपक कर किताब पर गिरने लगते हैं। सोचने लगी कि तुम्हारी उसी भूल की बदौलत तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ अभय। मैंने उसके साथ मजबूरी में विवाह किया पर आज तक मन से न अपना पाया उसको। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारा ही प्रेम है, वो ये बात बखूबी जानती है, पर उसे कोई शिकवा नहीं है मुझसे। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। शायद उसने जो मेरे लिए किया वो कोई और ना कर पाता, पर उसको तुम्हारी जगह नहीं दे सकता। हार कर मैंने यही रहने का फैसला किया और यहाँ अपने ज्ञान को बांटकर यहाँ के लोगों की निर्धनता व असाक्षरता को दूर करने को अपना लक्ष्य बनाकर जीवन यापन करने का संकल्प लिया। अब इतना समय हो गया है प्रियंका की, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी भूल गया हूँ। प्रियंका तुम मेरी आंखों से ओझल हो गई हो, पर तुम मेरी रोम रोम, मेरी रूह, मेरी आत्मा में समाई हो। काश तुम देख पाती प्रियंका की मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। जानती हो प्रियंका, किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गणेश की आवाज से उसकी तल्लीनता टूटी। गणेश बाहर से उसे आवाज लगाता है कि आंटी मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, गली के छोर पर खड़े हैं, कुछ लोगों ने रोक रखा है उनको, कहकर उसी दिशा की ओर चला जाता है। प्रियंका भी अपने प्रियतम को देखने को आती हुई मतवाली हथनी की भांति कूदकर बाहर गली में निकल जाती है। प्रियंका बाहर आई, उसने गांव में एकदम से अभय के सामने जाना ठीक ना समझा और वहीं एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दूर से ही अपनी प्रियतम को दीदार करने लगी। उसने अभय को देखा और बस इसी तरह देखती रही जैसे कोई बिछड़ी आत्मा गुरु के दीदार पाने पर देखती है, जैसे कैदी वर्षों बाद छूटने पर अपने घर को देखता है, जैसे कई दिनों का भूखा खाने को देखता है। इसी तरह सावधान मुद्रा में खड़ी हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती रही प्रियंका। हाँ, अब उसका अभय दिखने में वैसा नहीं था। सर के आगे के बाल थोड़े उड़ गए थे और कुछ बाल सफेदी को पा गए थे। चेहरे पर प्रौढ़ता आ गई थी। अब उसका नटखट अभय सुलझा हुआ और समझदार व्यक्तित्व का प्राणी लग रहा था। तभी उसकी नजर पास खड़ी औरत पर गई। ये वही औरत थी जिसको उसने अंदर अभय के साथ तस्वीर में देखा था। सांवली थी पर उसका चेहरा किसी दिव्य कांति से प्रकाशमान था। चेहरे से सकारात्मकता बह रही थी। छलता का उसके मुंह पर लेस मात्र भी अंश नहीं दिख रहा था। पता नहीं कौन सी भाषा में वे दोनों गांव वालों को कुछ समझा रहे थे और गणेश भी वहीं जाकर खड़ा हो गया था। प्रियंका ने कुछ सोचा और कुछ देर ऐसे ही विचार मग्न अवस्था में खड़ी रही। नहीं, वो अभय के जीवन में दूसरी त्रासदी बनकर नहीं जा सकती। प्रियंका ने सोचा अभय का जीवन गीता का दिया हुआ है और वो उसकी तपस्या का फल है। मैं उससे उसकी तपस्या का फल नहीं छीन सकती और अपने प्रेम के स्वार्थ में गीता और गणेश की जिंदगी नहीं तबाह कर सकती। वैसे भी अभय के अंदर मेरे लौट आने की कोई कामना शेष नहीं है। वो लोगों का मार्गदर्शन करके अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर रहा है। मैं उसके समुद्र रूपी जीवन में वो चंचल लहर बनकर दाखिल नहीं होंगी जो उसके परिवार को तबाह कर सकती है। तुम मेरे लिए बने ही नहीं थे अभय। प्रियंका ने ठंडी आह भरी। तुम गीता के हो, उसकी तपस्या का फल, और मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया है। हाथ में पकड़ी किताब को देखती है जिसे वो अभय को देखने की उत्सुकता में साथ में ही बाहर ले आई थी। कम से कम इतना तो हक है ही उसका 20 वर्षों के इंतजार का। और यह किताब तुमने मेरे लिए ही तो लिखी है, किसी और को इस किताब के मर्म की समझ कहाँ। मेरे जो सवाल थे उनका मुझे जवाब मिल गया है। कम से कम तुम्हारे वजूद और स्थान की तसल्ली तो है अब। और जितनी बार तुमने इस किताब में मेरा नाम लिया है उनको पढ़कर ही मेरे जीवन का एक एक दिन गुजर जाएगा। नहीं, वो अभय से नहीं मिलेगी, उसने निर्णय लिया।
कुछ देर और निहारती है अपने प्रियतम को, फिर जल्दी से अंदर जाती है और अपनी तपस्या के फल वह वहाँ पड़ी अभय की तस्वीर जिसे वो तोड़ना चाहती थी वो अपने थैले में डालती है। पता नहीं कौन से पंख लग गए थे उसको कि वो तेजी से पगडंडी के रास्ते हो लेती है ताकि उसे जल्दी से मुख्य मार्ग पर अपने गंतव्य के लिए साधन मिल सके। इधर गणेश अभय और गीता को किसी भाषा में कुछ बताता है। वे घर आते हैं पर प्रियंका का दूर दूर कहीं आता पता नहीं था। घर आने पर गणेश अभय से सब कुछ बताता है, लेकिन जब देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक अभय की नजर दीवार पर टंगी फोटो और अपने लिखी किताब पर गई। वे वहाँ से गायब थे। अब अभय को कुछ समझ आने लगा। वो दौड़ता हुआ पगडंडी के रास्ते होते हुए मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मुख्य मार्ग पर पहुंचा, देखा कि प्रियंका बस में सवार हो चुकी थी। अभय की आंखें भर आई थी। वो वहीं सड़क पर खड़े होकर प्रियंका की तरफ हाथ हिलाने लगा। प्रियंका से रहा ना गया, उसने भी बस के गेट पर आकर अभय को हाथ दिया। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। प्रियंका के ऐसे चले जाने के कारण अभय समझ रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में गीता की तपस्या जो शामिल थी। वापस लौटते समय अभय को आज सुकून मिला था, क्योंकि उसकी प्रियंका आज भी जिंदा है। उसका मन बार बार हुआ कि वो प्रियंका के पास वापस लौट जाए, लेकिन एक तरफ गीता और गणेश व दूसरी तरफ प्रियंका का इसलिए वहां से चले जाना कि गीता और अभय का घर ना बिखरे। आज अभय और प्रियंका दोनों अलग होकर भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जीवन साथी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।